हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स, यानी कि जो आपका पीरियोडिक टेबल से जो आपका प्रश्न पूछा जाता है वो आपका आता है किसमें, ग्रुप्स एंड पीरियड्स में, यानी कि आवर्त तथा वर्ग में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो ग्रुप्स एंड पीरियड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, कितने ग्रुप्स होते हैं आपके आवर्त सारणी में और कितने पीरियड्स होते हैं ना। जैसे पीरियड्स की बात करें तो आवर्त है ना, और ग्रुप्स वर्ग या समूह उसी को बोला जाता है। ठीक, तो पीरियड्स के बारे में आज बात करेंगे हम लोग मुख्य रूप से आवर्त के बारे में, और कल नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम लोग वर्ग को देख लेंगे, है ना। तो थोड़ा लंबा क्लास चलेगा। तो हम लोग बात करते हैं आवर्त के बारे में, है ना। किसके बारे में? पीरियड्स के बारे में, है ना। आवर्त, पीरियड, है ना। पीरियड के बारे में हम लोग बात करेंगे, आवर्त के बारे में। आवर्त सारणी में आपको पता होगा कि आपका जो आवर्त सारणी रहता है वो शायद इस तरह से रहता है ना। ये ऐसे रहता है, फिर ऐसे इस तरह से, है ना। इस तरह से आपका आवर्त सारणी सजाया हुआ रहता है, आप लोग देखे होंगे, है ना। इस तरह से जो आपका आवर्त सारणी रहता है, आप लोग इसमें देखते होंगे कि इस तरह से आपका लाइन ड्रॉ किया हुआ रहता है, और इस तरह से भी, है ना, इस तरह से। क्लियर? तो इसमें ये जो आपका ये सीधा वाला लाइन है और इस तरह से लाइन है, यानी कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन जो है आपका, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग इसी को बोलते हैं, यानी कि इस तरह से जो लाइन रहता है आपका, है ना, तो इस तरह के लाइन को हम लोग बोलते हैं वर्ग, और इस तरह के लाइन जो रहता है आपका उसको हम लोग बोलते हैं आवर्त। क्लियर है? ये वाला जो लाइन है आपका ये आवर्त हो गया आपका, है ना, और ये सीधा वाला जो लाइन है ये हो गया आपका वर्ग, या इसी को आप बोल सकते हैं समूह या ग्रुप्स, है ना। यहाँ तक क्लियर है कि आवर्त किसको कहेंगे? ये इस तरह से जो लाइन रहता है आपके नीचे में जो एफ ब्लॉक रहते हैं, इस तरह से जो रहते हैं वो आपका हो गया क्या, पीरियड्स हो गए, और आपको इस तरह से जो लाइन दिखाई देते हैं वो ग्रुप्स हो गए। ठीक, ये आपको पता होंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें कि अगर किसी भी एलिमेंट को, है ना, जैसे आप किसी भी एलिमेंट का नाम ले लीजिए, जैसे आपका मान लीजिए आपका एल्यूमिनियम ही है ना, एल्यूमिनियम Al13 है, वह किस पीरियड में यानी कि उपस्थित रहता है, वह एलिमेंट जो है एल्यूमिनियम मेटल भी है, वह किस यानी कि पीरियड में उपस्थित रहता है, हम लोग कैसे पता चलेंगे? जब तक हम लोग पीरियोडिक टेबल को नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला के माध्यम से कोई भी एलिमेंट हो उसको हम लोग जान सकते हैं बिना पीरियोडिक टेबल देखे कि वह किस यानी कि पीरियड का एलिमेंट है। और जब हम लोग ग्रुप को पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग ग्रुप के बारे में भी जान लेंगे कि वह किस ग्रुप का एलिमेंट है ना। ये दोनों कंसेप्ट है पीरियड्स एंड ग्रुप का, है ना। तो बात करेंगे पीरियड, यानी कि पीरियड जो हमारे यानी कि आवर्त सारणी में होते हैं उसकी संख्या 7 होती है। कितनी? 7 होती है पीरियड की संख्या। और ग्रुप्स की बात करें तो साथ में हम लोग ग्रुप्स को इसलिए जोड़ रहे हैं कि आपका लिंक बना रहे पीरियड्स और ग्रुप से। ऐसा नहीं कि आप पीरियड्स को ही पढ़ रहे फिर ग्रुप को बाद में पढ़ेगा तो दिक्कत होगी। तो हम लोग लिंक बनाते हुए जाएंगे, लेकिन उसका मेन जो क्लास होगा वो नेक्स्ट क्लास होगा, उसके बारे में हम लोग कुछ कुछ और भी जानेंगे। लेकिन यहाँ जो बात करेंगे हम लोग मुख्य रूप से आवर्त के बारे में। तो आवर्त के साथ साथ यानी कि ग्रुप को भी, यानी कि वर्ग को भी देखते हुए जाना है। तो आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्तों की मुख्य रूप से अगर संख्या देखी जाए, इसकी संख्या हमारे पीरियोडिक टेबल में, आधुनिक पीरियोडिक टेबल आपको पता होगा हेनरी मोसले ने दिया, है ना। कब दिया था? 1913 ईस्वी में दिया था उसने, है ना। इसकी संख्या कितनी है? 7 है ना। इसकी संख्या कितनी है? 7 है। आवर्त सारणी में तत्वों की जो संख्या है वो परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में, है ना। और पहले तो डोब्रेनर, उसके मेंडलीव, न्यूलैंड्स, ये सभी थे। तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे किसी रोज। सब यानी कि जितने भी साइंटिस्ट थे उसके बारे में हम लोग एक क्लास में उसको देख लेंगे, पूरे साइंटिस्ट को किसने किस तरह के कौन तिर्यक नियम दिए, कौन अष्टक नियम दिए, है ना, कौन कहाँ फेल कर गए, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो इसकी संख्या 7 होती है, आप लोग को पता होगा, है ना। उसके बाद मेन बात करें कि आवर्त सारणी हम लोग निकालते कैसे, हम लोग कैसे निकालेंगे किसी एलिमेंट का। जैसे हमको पूछ दे कि सल्फर किस पीरियड का एलिमेंट है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको। तो उसके लिए एक ट्रिक आता है कि हमने सबसे पहले जो आपका क्लास करवाया था केमिस्ट्री का, आप लोग को पता होगा। हाँ, आप लोग जाके एक क्लास कर भी सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है, पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ये आवर्त सारणी से वो क्लास कर रहे हैं, तो आप, है ना, तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आपका आवर्त और वर्ग का सारा ट्रिक निकल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थोड़ी सी बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं ना। कितनी तरह से? थोड़ा सा यहाँ देखिए हम लोग रफ में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कर सकते हैं हम लोग, वो मुख्य रूप से कितने तरह से कर सकते हैं? 2 तरह से, है ना, 2 तरह से। एक क्या, एक आ जाएगा इसमें क्या, कक्षा के आधार पर, कक्षा के आधार पर, और एक उप कक्षा,
उपकक्षा के आधार पर। इस दो तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो हम लोग किसी भी एलिमेंट का पीरियड्स एंड यानी कि ग्रुप निकाल सकते हैं। कक्षा के आधार पर बात करें तो कक्षा के आधार पर हम लोग 7 यानी कि कक्षा की जो संख्या है वो 7 होती है। के एल एम एन ओ पी क्यू है ना, यहाँ तक होती है कक्षा की संख्या। उपकक्षा, जब कक्षा है तो उसी से टूट करके यानी कि ऑर्बिटल से ही सब ऑर्बिटल बनेगा, तो कक्षा की संख्या से ही उपकक्षा की संख्या बना, तो यानी कि कक्षा की संख्या से उपकक्षा बना, तो कक्षा को ही तोड़ करके हम लोग उपकक्षा बना रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो कक्षा अगर के एल एम एन है, चलिए हम लोग थोड़ा बेसिक देखते हैं। जैसे ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा नाभिक हो गया है ना, इसमें क्या रहते हैं, इसमें रहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपका है ना, क्या रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। ये नाभिक हो गया मेरा है ना। तो बात करेंगे अब कक्षा की, तो जैसे ये पहली कक्षा हो गया है ना, इसको किस नाम से जानेंगे हम लोग, के कक्षा के नाम से जानेंगे है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसको लेकर एल कक्षा के नाम से जानेंगे, एम एन ओ, इस तरह से आपका कक्षा रहता है। थोड़ा सा बेसिक को देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो ना। ओ पी और क्यू आ जाएगा यहाँ है ना, इसको ध्यानपूर्वक देखिए, ये आपका कक्षा हो गया है ना, के एल एम एन ओ पी क्यू है ना, कक्षा हो गया। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, ये आपका इस तरह से भी रह सकता है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि देखिए हम लोग की कक्षा की जो यानी कि संख्या है वो कितनी है, 7 है टोटल है ना। कितनी कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या भी 7 है और आवर्त की संख्या भी 7 है। कक्षा की संख्या 7 इसलिए रखा गया है कि अभी एलिमेंट बढ़ नहीं रहा है, तो 118 एलिमेंट है मेरे पास, तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो कक्षा की संख्या तो बढ़ेगा ऑटोमेटिक है ना। तो कक्षा की संख्या इस तरह से है आपका। तो अब इसमें हम लोग कुछ बात करें, जैसे कि अगर हम लोग इसमें बात करना चाहें तो ये हो गया मेरा नाभिक, आप लोग को पता होगा ये क्या है, यहाँ बहुत सारे कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। ये मेरा क्या है, नाभिक है, जिसमें क्या रहता है मेरा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, यानी धन आवेश रहता है। तो कक्षा इस तरह से हो गया। अब कक्षा में ही आपको पता होगा कि उपकक्षा भी रहती है, क्या, उपकक्षा भी कक्षा में ही रहती है, क्योंकि नाम से ही पता चलता है कक्षा और उपकक्षा, यानी कक्षा में ही उपकक्षा होगी। अब एक साइंटिस्ट है बोर-ब्यूरी योजना के नाम से जाना जाता है। बोर-ब्यूरी ने बताया कि किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर मारेगा वो 2n² से ज़्यादा नहीं होगी। उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने, 2n² से ज़्यादा नहीं। तो चलिए उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ना। तो उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखते हैं, 2n² से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये इसने बताया है ना। तो जैसे हमारा क्या है, के है ना, के है, के है तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बोर-ब्यूरी साहब ने फॉर्मूला दिया, बोर-ब्यूरी फॉर्मूला लिखते हैं ना, याद रहेगा आपको, ये दिया 2n², ये आपको याद रहना चाहिए। ये किसने दिया, 2n² दिया, बोर-ब्यूरी साहब ने है ना। तो के बराबर, पहली कक्षा में रहा है के, तो के में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है जो उसमें चक्कर मार रहा है उस ऑर्बिट में, उस कक्षा में। तो के बराबर जो हम निकालेंगे तो इस n का मान 1 हम लोग पुट करना पड़ेगा। तो 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 × 1 इक्वल टू 2। तो आपको पता चल जाएगा कि के में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकती है वो 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है के में इलेक्ट्रॉन है ना। अब बात करें एल की, अगर बात करें तो एल में क्या होगा कि एल किस कक्षा में बैठा हुआ है, दूसरी कक्षा में बैठा हुआ है। एल को किस नाम से जानते हैं, एल को दूसरी कक्षा के नाम से जानते हैं ना। तो फॉर्मूला होता है 2n², तो 2 × 2 का स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा कितना, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन किस में रह सकता है, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा आपका है ना। इतना समझ में आ गया कि उस फॉर्मूला को हम लोग को इस तरह से यूज करना है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अब बात करते हैं हम लोग की, अब उपकक्षा की बात करते हैं हम लोग है ना, उपकक्षा की बात करें। इस तरह से हम लोग क्या देख लिए, नाभिक को भी देख ली, किसमें कहाँ रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपके कक्षा में चक्कर लगाता है, एक निश्चित कक्षा में है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। वहां तक देख लिए। के का क्या हो गया, के में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 2। एल में देखिए 8। एम में उसी तरह से, एम में अगर निकालेंगे हम लोग तो 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एम तीसरी कक्षा में है, तो 2 × 9 इक्वल टू 18 है ना, 18 हो जाएगा। एन में अगर निकालेंगे तो एन में एन किस में है, एन है एक, देखिए 1 2 3, ये एन बराबर लिख रहे हैं ना 4। तो 2 × 4 का स्क्वायर, 2 × 16
इक्वल टू 32, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा, एन में, है ना। ओ में बात करें हम लोग 5वीं में, है ना, तो 5वीं में हो जाएगा क्या 50, है ना। उसके बाद पी में बात करें हम लोग तो हो जाएगा कितना 72, क्यू में बात करें हम लोग तो हो जाएगा कितना, यानी कि 49 × 2, यानी कि 98 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें, है ना। इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन रहता है कक्षा के आधार पर, है ना। अब इसी को हम लोग उपकक्षा में देखें अगर, तो उपकक्षा में हम लोग किस तरह से देखेंगे उसको देखते हैं। ये हो गया कक्षा के आधार पर कैसे कैसे रहता है आपका, याद रहेगा ना। याद नहीं रखना है आपको, फॉर्मूला याद रखना है 2n²। क्या बोर-ब्यूरी साहब ने एक फॉर्मूला दिया क्या कि किसी भी कक्षा में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2n² होगी। कितनी होगी, 2n² होगी। तो 2n² होगी तो किसी भी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, उपकक्षा की। उपकक्षा की बात करेंगे हम लोग किस तरह से कि उपकक्षा में क्या होता है आपका कि कक्षा में ही उपकक्षा होगा। तो उपकक्षा क्या होगा आपका, k हो गया, l हो गया, m हो गया, इस तरह से आपका कक्षा है n तक लेते हैं ना। ज़्यादा लेके क्या करेंगे, उसका यूज भी होना चाहिए, n तक मैक्सिमम आपका यूज होगा। k में क्या होता है कि k में जो आपका यानी कि सब ऑर्बिट रहता है, उपकक्षा रहता है, वह एक उपकक्षा रहता है, s रहता है, s रहता है आपका उपकक्षा, है ना। और इस l में जो रहता है आपका किसमें, l में जो आपका रहता है s, p। s, p क्या है भी हम बता रहे हैं, ये उपकक्षा है ना। और इसमें रहेगा s, p, d, और इसमें जो रहेगा s, p, d और f। देखिए यहाँ पर s k में कितना उपकक्षा 1, l में 2, m में 3 और n में 4 उपकक्षा आपको देखने को मिला, है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन किस तरह से बटा हुआ है, और ये s, p, d, f में बटा हुआ है ना। k में s और k में अभी हमने बताया कि k में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और l में अभी हमने देखा 8 इलेक्ट्रॉन इसे मैक्सिमम था, तो s के लिए 2 रहेगा और p के लिए कितना आ जाएगा 6। तो इस तरह से देखा गया कि s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह रहा है और p में मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन रह रहा है ना। तो m की बात करें तो s में 2 होगा, p में 6 होगा और d में कितना होगा, 10 होगा। क्योंकि m में हमने अभी आपको दिखाया कि m में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है ना। तो इस तरह से आपका कक्षा में टूटा हुआ रहता है इलेक्ट्रॉन, s, p, d, f में s में 2, p में 6, d में 10, 18 पूरे, है ना। उसके बाद s में देखिए तो 2, p में 6, d में 10 और f में 14। तो अभी आपने देखा होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन रहता है n में वो कितना रहता है, 32 के में रहता है ना, 32 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इस तरह से आपके उपकक्षा में भी रहता है। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि s ऑर्बिट जहाँ भी रहे, s सब ऑर्बिट जहाँ भी रहे, यानी कि s उपकक्षा जहाँ भी रहे, सब सेल जहाँ भी रहे, तो s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है और कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। s के लिए कितना 1 to 2 रह सकता है ना, 1 से लेकर 2 तक रह सकता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। और p की बात करें अगर हम लोग तो p में कितना होता है, 1 से लेकर के 6 तक के इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1 से लेकर के 6 तक के इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। और अगर d की बात करें तो 1 से लेकर के 10 तक के इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और f की बात करें तो f में मैक्सिमम रह सकता है 1 से लेकर के 14 तक के इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी कि सारा सम संख्या यानी कि सम संख्या है आपका, है ना। तो यहाँ तक हम लोग बेसिक को देख लिए। अब देखेंगे हम लोग कि इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से हम लोग किस तरह से किसी भी एलिमेंट का, जैसे सोडियम मेरा किस पीरियड में बैठा हुआ है, किस ग्रुप में बैठा हुआ है, इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सारा खेला है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर हाल में सीखना पड़ेगा, है ना। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सीखते तो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। आप हर जगह फंसते हुए जाइएगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। जिस तरह से आप अगर फिजिक्स की क्लास करते हैं तो फिजिक्स में आपका 2 चैप्टर मेन होता है। एक होता है आपका क्या, यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक तथा विमाएं, जिसका यूज पूरे फिजिक्स में रन करता है ना। कहीं भी जाइए, चुंबकीय फ्लक्स में जाइए, वहाँ भी आपको डायमेंशन पूछेगा, यानी कि पूरा फिजिक्स में समेटा हुआ है वो यूनिट एंड डायमेंशन। तो यानी कि अगर आपको पूरा फिजिक्स को समझना है, 90% फिजिक्स को अगर समझना है, 100% तो नहीं समझ पाइएगा जल्दी, तो 90% अगर फिजिक्स को समझना है तो आपको है ना, ये जो आपका यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है 100% अपने आप में, इसमें कम से कम आपको 80% स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप भैया आगे कर सकते हैं कुछ पूरा फिजिक्स में। और नेक्स्ट चैप्टर आपका है स्केलर एंड वेक्टर, जिसका यूज भी काफ़ी ज़्यादा होगा। पूछ देगा कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है, पूरे फिजिक्स में ये आपको परेशान करता रहेगा। इसलिए इन 2 चैप्टर को जिस तरह से पढ़ना जरूरी होता है आपको फिजिक्स को मजबूत करने के लिए, इसलिए केमिस्ट्री को मजबूत करने के लिए 2 चैप्टर आते हैं। एक आपके आते हैं केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया टूटा जुड़ा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपका काफ़ी बेसिक है, इसको तो आना ही चाहिए। ये आपको 9th में पूरा फिनिश आना चाहिए। अगर नहीं भी आया तो सीख लीजिए अच्छे से, है ना, काम आएंगे आपको, है ना। इस तरह से हम लोग देख लिए कि
टोटल देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेकर के कक्षा के आधार पर और उपकक्षा के आधार पर कितने उपकक्षा हैं वो सभी देख लिए हम लोग, है ना। एसपीडीएफ में जब इलेक्ट्रॉन जब टूटता है तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन अपने आप में लेता है, जैसे एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 टोटल, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे की तरफ, निम्नलिखित थोड़ा सा कुछ एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, है ना, कक्षा के आधार पर भी और उपकक्षा के आधार पर भी, है ना। चलिए कक्षा के आधार एक अब हम लोग देते हैं कक्षा के आधार पर। आप लोग को पता होगा कि जैसे अगर कक्षा के आधार पर हम लोग को पूछे, जैसे अगर पूछ दे हम लोग को क्लोरीन Cl17 जिसका यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है, आपको पता होगा। तो अगर इसको कक्षा के आधार पर हम लोग तोड़े तो KLMN इस तरह से तोड़ेंगे हम लोग। और K में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है भैया। और L में बात करें तो L में मैक्सिमम कितना रह सकता है 8 रह सकता है। और M में बात करें तो M में मैक्सिमम रह सकता है कितना, M में मैक्सिमम 18 रह सकता है, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन रहे उतना ही ना रखिएगा। यानी कि 18 मतलब क्या हुआ 1 से लेकर के 18 तक रह सकता है। 8 मतलब क्या हुआ 1 से लेकर के 8 तक के इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2 मतलब क्या हुआ यहाँ 2 से लेकर के 1 से लेकर के 2 तक के इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी को ना हम लोग उपकक्षा में तोड़े हैं भैया, है ना। इतना हो गया। तो क्लोरीन Cl17 हो गया। उसके बाद आर्गन का अगर ले हम लोग 18 को 2 8 8 2 8 8 गजब हो गया। लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट ले कि 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि जिस भी एलिमेंट के अंतिम कक्षा में आएगा वो क्या कहलाता है निष्क्रिय, यानी कि उसका अष्टक फुल रहता है, वो अपने आप में अस्थायी एलिमेंट रहता है। इसलिए आर्गन क्या है अपने आप में अस्थायी एलिमेंट है ना। आर्गन तो एक गैस के है ना, गैस है आर्गन। तो आर्गन एक गैस है। तो आर्गन क्या है एक अस्थाई है। और अस्थाई इसलिए है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हुआ है और इसके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। इसको ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन को पहचान लेना है और ना ही किसी को देना है, ना ये डोनर है ना एक्सेप्टर है। क्लियर है। तो इसी को हम लोग नाम से जानते हैं। आप लोग वर्ग 18 में पढ़ते होंगे पीरियोडिक टेबल के सबसे दाहिने तरफ, है ना, सबसे दाहिने तरफ आप लोग को देखने को मिलता होगा कि वर्ग 18 जिसको शून्य वर्ग के नाम से जाना जाता था पहले, अभी भी पूछा जाता है कि किस वर्ग को शून्य वर्ग के नाम से जाना जाता है, तो वर्ग 18 को शून्य वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो उस वर्ग 18 में क्या है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडन, जो ये सभी जो एलिमेंट आपके आते हैं ये सभी अक्रिय गैस में आते हैं और इसी को बोला जाता है इनर्ट गैस या निष्क्रिय गैस, इसी को बोला जाता है, इसी का नाम है। तो हम लोग आगे बात करेंगे निष्क्रिय गैस के बारे में, एक अलग से क्लास लेकर के आएंगे, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे ना। आर्गन का इस तरह से हो गया। अब बात करते हैं इसमें किसके बारे में, हम लोग पढ़ रहे हैं आवर्त के बारे में। देखिए कहाँ से कंसेप्ट लेना पड़ रहा है और कहाँ आके इसका यूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उठाए थे, अब यहाँ आए हम लोग आवर्त में, है ना। आवर्त में बात करते हैं। जैसे क्लोरीन का है, इसको हम लोग किसके आधार पर किए, ये हम लोग कक्षा के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कक्षा के आधार पर इसको हम लोग तोड़े हैं इलेक्ट्रॉन में, है ना। अब उपकक्षा में अगर हम लोग तोड़े, किसमें उपकक्षा में, तो देखिए भैया क्या होता है, यहाँ ही तोड़ते हैं हम लोग उपकक्षा में। तो 17 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को हम लोग काउंट कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए 2 8 7 इस तरह से हम लोग अभी कक्षा के आधार पर भी देखे, उपकक्षा के आधार पर भी इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें कितने कक्षा तक हम लोग गए हैं तो आपको पता होगा, एक कक्षा यहाँ के में गए, एल में गए, एन में गए, 3 कक्षा में गए भैया। तो 3 कक्षा में गए ना आप, तो 3 में गए ना। अब यहाँ अब इसकी देखिए 3 कक्षा में गए, किसके क्लोरीन को अगर हम लोग तोड़े तो कितने कक्षा में टूटा 3 कक्षा में, है ना। 3 कक्षा में जो टूटा इसी को हम लोग बोलते हैं आवर्त। ये 3 में होगा, आप पीरियोडिक टेबल उल्टा के देख लीजिए, वही होगा। आवर्त की जो संख्या होगी वह 3 होगी। आपका जो क्लोरीन बैठा हुआ होगा वो आवर्त की संख्या 3 पर बैठा हुआ होगा, है ना। क्लियर है यहाँ तक। तो आवर्त की संख्या ही हमें निकालनी थी, आवर्त किस आवर्त में है ये हम लोग वहाँ देख लिए, है ना। यानी कि मुख्य रूप से अगर बात करें तो इसका जो आवर्त की संख्या निकालने का जो बेसिस है आपका वो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर हाल में आना ही चाहिए। अब इसी में हम लोग अब नेक्स्ट की ओर थोड़ा सा बात करें तो इसी हम लोग यहाँ देख लिए आवर्त में। अब जब वर्ग पढ़ेंगे हम लोग, है ना, जब वर्ग हम लोग पढ़ेंगे तो वर्ग में क्या होगा कि बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, जो आपका बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसमें देखिए बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है 7 है। तो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो होगा ना उसी वर्ग में आपका एलिमेंट बैठा हुआ होगा। इसमें बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन 7 है तो 7वां वर्ग आप उल्टा के देख लीजिए पीरियोडिक टेबल का, वहाँ क्लोरीन पड़ा हुआ रहेगा भैया, 100% रहेगा, 100 नहीं 300% आपका क्लोरीन वही पड़ा हुआ रहेगा। क्लियर है, ठीक। तो अब बात करेंगे हम लोग अब किसके बारे में, थोड़ा सा बात करते हैं
यहाँ हम लोग आवर्त को देख लिए है ना, आवर्त को देख लिए है ना। और यहाँ देखिए ये 7वां ग्रुप, ये देखिए क्लोरीन किस यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में, 7वां में है ना। और पी ब्लॉक का जो एलिमेंट आप निकालिएगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट का जब आप वर्ग निकालिएगा तो उस बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन में आप 10 को ऐड कर दीजिएगा। हर एक बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन में आप 10 को ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो यानी कि वर्ग निकालता है आपका जो आवर्त है, आवर्त के लिए आपका एक ही फॉर्मूला आता है कि जितना कक्षा की संख्या होगा वही आपका आवर्त की संख्या भी होगा। लेकिन वर्ग जो निकालते हैं हम लोग, वर्ग हम लोग को निकालना पड़ता है ब्लॉक के आधार पर। एस ब्लॉक में कोई और नियम लगता है, पी ब्लॉक में कोई और, डी में कोई और, एफ में कोई और नियम लगता है। तो जैसे अगर हम लोग एस ब्लॉक को निकालें तो एस ब्लॉक में सिर्फ क्या होता है कि आपका बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही लिया जाता है। लेकिन आप जब पी ब्लॉक में जाइएगा तो वहाँ बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन +10 कर देना है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन +10। वो 10 क्यों करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब हम लोग वर्ग को पढ़ेंगे। वो 10 इसलिए करते हैं कि जो आपका बीच में जो एलिमेंट रहता है वो 10 एलिमेंट को छोड़ करके उधर पी ब्लॉक आता है आपका, है ना। तो इसीलिए 10 को हम लोग ऐड करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग कल विस्तार में देखेंगे। आज हम लोग आवर्त को समाप्त करते हैं। सबसे पहले तो आवर्त में हम लोग ये देखें कि बाहरी यानी कि जितना भी कक्षा होगा, कक्षा की संख्या आवर्त कहलाएगी, है ना। तो दूसरा हो गया वर्ग को हम लोग देखेंगे कल। और इसी में आता है आपका क्या, एक उप समूह आता है। क्या उप समूह आता है कि जैसे पूछ देगा क्लोरीन किस उप समूह का एलिमेंट है, तो हम लोग को बताना होगा ए या बी, है ना। तो इसमें याद रखना है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जिस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आप किसी भी एलिमेंट का उपसमूह को बता सकते हैं, है ना। अगर लास्ट कक्षा का इलेक्ट्रॉन S, P, लास्ट कक्षा का इलेक्ट्रॉन S, P में अगर आ जाए, है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो उपसमूह लेगा ये लेगा ए उपसमूह में आएगा इसका, किसमें, ए में। बेहतरीन ट्रिक है, आप लोग याद रख सकते हैं आराम से। और लास्ट कक्षा का इलेक्ट्रॉन, है ना, लास्ट कक्षा का इलेक्ट्रॉन डी एंड एफ में रहे, लास्ट कक्षा का इलेक्ट्रॉन किस में रहे, डी एंड एफ में रहे, तो आपको बोलना है कि ये बी उपसमूह लेगा। क्या लेगा, बी उपसमूह लेगा। याद रहेगा लास्ट कक्षा का इलेक्ट्रॉन, है ना। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब किसी एलिमेंट को तोड़िएगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा आप, यानी कि सब ऑर्बिट के आधार पर, यानी कि उप कक्षा के आधार पर, सब सेल के आधार पर, तो वहाँ हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये इसका जो एलिमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो किए, इसका लास्ट कक्षा का इलेक्ट्रॉन किस सब ऑर्बिट में जा रहा है, किस सब सेल में जा रहा है, तो आपको पता चलेगा कि ये एस में जा रहा है या पी में जा रहा है। एस या पी में जाएगा तो वो 100% ए उपसमूह में होगा। डी एंड एफ में जाएगा तो 100% बी उपसमूह होगा। क्लियर है, याद रहेगा। ठीक, ये उपसमूह को भी हम लोग देख लें। तो हम लोग मुख्य रूप से देखें कि क्या देखें, हम लोग मुख्य रूप से देखें कि आवर्त को देख लिए, वर्ग का भी थोड़ा सा देख लिए कि वर्ग में किस तरह से वर्क करना है हमको, है ना, वर्ग में किस तरह से वर्क करना है हमको। और यहाँ हम लोग देख लिए उपसमूह, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट क्लास में भी काम आएगा, वर्ग में भी। तो इसको याद रखना है, एस भी रहेगा तो ए उपसमूह, और डी एंड एफ में रहेगा तो बी उपसमूह। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको मजबूत कर लेना है, आपका सारा पीरियोडिक टेबल का लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल इतने बेहतरीन तरह से पढ़ाने वाले हैं जिसका जवाब नहीं है। आप लोग जब क्लास करते रहिएगा रेगुलर, तो आप लोग को मज़ा आने में कोई नहीं रोक सकता, है ना। काफ़ी इंटरेस्ट के साथ क्लास कीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वर्ग को। आज पीरियड खत्म हो गया और उपसमूह भी देख लिए हम लोग, तो थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है किसका, वर्ग का। और कुछ बातें और हम बता देंगे कि जैसे आप जो आवर्त पढ़ रहे हैं ना, आवर्त पढ़ रहे हैं, आवर्त में क्या होता है कि आवर्त में देखिए हम लोग कितने 7 आवर्त है आपके, है ना, कितने आवर्त है, 7 आवर्त है। और आपके वर्गों की जो संख्या है वो 18 वर्गों की संख्या, यानी 18 वर्गों की संख्या है आपके, है ना। तो 7 आवर्त जो है आपके पास, 7 आवर्त में आपके पास क्या है कि पहले आवर्त में जो आपके पास कितने एलिमेंट हैं, आवर्त में एलिमेंट रहते हैं, तो पहले आवर्त में कितने एलिमेंट है आपके पास पीरियोडिक टेबल में, तो आपको बोलना है पहले आवर्त में मेरे पास 2 एलिमेंट है ना, 2 तत्व है आपके पीरियोडिक टेबल में। कितने एलिमेंट है, 2। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें द्वितीय की, तो दूसरा में आपका आता है 8 एलिमेंट रहता है दूसरा आवर्त में, है ना। दूसरा आवर्त में कितने एलिमेंट रहता है, 8 एलिमेंट रहता है, जिसको हम लोग लघु आवर्त बोलते हैं। और पहला आवर्त को हम लोग अति लघु आवर्त बोलते हैं, क्योंकि उसमें 2 ही एलिमेंट रहता है, और दूसरा में क्या रहता है, 8 एलिमेंट रहता है, इसको हम लोग लघु आवर्त बोलते हैं। और तीसरा में हम लोग जब आते हैं तो तीसरा में भी 8 एलिमेंट रहते हैं, इसीलिए इसको भी हम लोग लघु आवर्त के नाम से जानते हैं। चौथा में आते हैं हम लोग, चौथा में आपका 18 एलिमेंट रह जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग थोड़ा दीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं। और पांचवा भी आपका 18 एलिमेंट रह जाते हैं, इसीलिए इसको भी दीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग छम्मा, है ना, यानी कि षष्टम।
सिस्टम में क्या होता है कि इसमें 32 एलिमेंट रहते हैं और इसे हम लोग अति दीर्घ आवर्त बोलते हैं। दीर्घ तो 5 तक आ गया, अति दीर्घ आवर्त, इसमें 32 एलिमेंट आ जाते हैं और सातवां आपका शेष अभी अधूरा है आवर्त, है ना, शेष तत्व उसमें अधूरा है, इसीलिए इसको हम लोग अधूरा आवर्त। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि अधूरा आवर्त के नाम से कौन सा आवर्त जाना जाता है तो आपको बोलना है सप्तम आवर्त, है ना, यानी कि सातवां आवर्त। और सबसे बड़ा आवर्त आपको पूछा जाए अति दीर्घ आवर्त, वो आपका है छठवां आवर्त, जिसमें एलिमेंटों की संख्या जो है वो आपके पास 32 है, यानी कि 32 है। और सबसे अति लघु आवर्त, यही दो पूछा जाता है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अति लघु आवर्त जो है वो आपका फर्स्ट है, जिसमें आपके पास एलिमेंटों की जो संख्या है वो है आपके पास 2 एलिमेंट मात्र है ना। क्लियर है यहाँ तक? एक आपके इस साइड में यानी कि बाएं साइड में आपका हाइड्रोजन रह जाते हैं और दाएं साइड में आपके हीलियम रह जाते हैं। यही दोनों एलिमेंट आपके फर्स्ट आवर्त में आते हैं, है ना। तो यहाँ हम लोग ये भी देख ले कि किस आवर्त को किस नाम से जाना जाता है, किसको दीर्घ आवर्त, किसको लघु आवर्त के नाम से जानते हैं। लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम लोग इस तरह से देख लिए, है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि आवर्त सारणी में, है ना, आपकी आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता है या घटता है, ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आपका आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है या घटता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है बढ़ता है। इस सभी के बारे में हम लोग कल के क्लास में बेहतरीन रूप से पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्ट आने वाले हैं आपको इस चैप्टर में खास करके, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म आपको नया देखने को मिलेगा, बहुत सारे टर्म आप जानते भी होंगे, तो आपको इंटरेस्ट आएंगे कि नहीं मैं ये जानता हूँ। तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, हमें बड़ी खुशी होगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ऐसे क्लास आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर फीडबैक दीजिए।